धामी कैबिनेट में 3 प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई है। उत्तराखंड में आज धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। सहकारिता विभाग में 11 नए पद सृजित किए जाएंगे, यह भी जानकारी दी गई है। आईएसबीटी में दीवारों पर आर्ट वर्क को भी मंजूरी मिली है। यह बद्रीनाथ मास्टर प्लान योजना के तहत काम किया जाएगा। पशुपालन विभाग से जुड़ा हुआ भी एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें 2 योजनाओं को मर्ज करने का फैसला सरकार ने लिया है। कैबिनेट ने इसको अपनी मंजूरी दी है। डीजी सूचना विभाग बंशीधर तिवारी ने इस पूरे मामले में प्रेस ब्रीफिंग करके जानकारी दी है। यह बड़ी खबर इस समय आपको हम बता रहे हैं। सहकारिता विभाग में 11 पद सृजित किए जाएंगे। उत्तराखंड में धामी कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। 3 बड़े फैसले इस कैबिनेट की बैठक में लिए गए, जिनमें सहकारिता विभाग से जुड़े फैसले थे और इसके अलावा जो बड़े फैसले लिए गए हैं, सहकारिता विभाग से जुड़ा फैसला था और साथ ही जो अन्य फैसले लिए गए, पशुपालन विभाग हो या फिर नए पद सृजित करने वाला मामला हो, इन तमाम फैसलों को कैबिनेट ने लिया है। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक ने लिया है। आईएसबीटी में जो आर्ट वर्क है उसको मंजूरी दी गई है। पशुपालन विभाग से जुड़ा हुआ भी एक फैसला उत्तराखंड की कैबिनेट बैठक में लिया गया। तो डीजी सूचना विभाग बंशीधर तिवारी ने इस पूरे मामले में कैबिनेट बैठक के बारे में ब्रीफिंग करके जानकारी दी है और सहकारिता विभाग में 11 पद सृजित किए जाएंगे। इसके साथ ही मास्टर प्लान, बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत आईएसबीटी में दीवारों पर बद्रीनाथ के आर्ट वर्क को भी मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही पशुपालन विभाग से जुड़ा हुआ फैसला भी लिया गया, जिसमें दोनों योजनाओं को मर्ज करने का फैसला लिया है, जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग के जो परिवार हैं उनको सब्सिडी दी जाती है पशुपालन विभाग की तरफ से। उस फैसले को और सहकारिता से जुड़े एक और फैसले को मर्ज करने का फैसला उत्तराखंड की धामी कैबिनेट की बैठक ने लिया है। तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में तमाम उत्तराखंड के मंत्री मौजूद रहे, जिसमें आज 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। लगातार पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं एक के बाद एक कैबिनेट की बैठक बहुत कम अंतराल पर सरकार के द्वारा की जा रही है। कुछ और फैसले हैं जिन पर यह कहा जा रहा है कि आने वाली कैबिनेट की बैठक में उन फैसलों पर मोहर लगेगी। आपको सुनाते हैं डीजी सूचना बंशीधर तिवारी ने इस ब्रीफिंग में क्या कुछ कहा। पशुधन प्रसार अधिकारी, इनके 429 पद रिक्त हैं। 429। हाँ, इनकी जो भर्ती प्रक्रिया है, इसका जो प्रशिक्षण की अवधि है ये 2 वर्ष है। तो हरियाणा भेजने में, एग्ज़ाम कराने में और 2 साल की ट्रेनिंग करने में, चयनित होकर के आने में पूरे 4 साल लग जाते हैं। जो प्रशिक्षण की अवधि है उसको घटा करके 1 साल कर दिया गया है। पशुपालन विभाग की एक योजना है और एक डेयरी विभाग की योजना है। हाँ, पशुपालन विभाग में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को गाय दी जाती है 90% की सब्सिडी पे। वैसे ही डेयरी विभाग के द्वारा गंगा गाय योजना है, उस गंगा गाय योजना, डेयरी विभाग की गंगा गाय योजना है और पशुपालन विभाग की अलग से सब्सिडी स्कीम है। इन दोनों योजनाओं को आपस में मर्ज कर। तो डीजी सूचना बंशीधर तिवारी इस पूरे मामले पर ब्रीफिंग कर रहे थे। ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता समृद्ध मिश्रा हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। समृद्ध, कैबिनेट की बैठक आज हुई है, क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले इसमें लिए गए हैं? 3 प्रस्तावों को कैबिनेट ने स्वीकृति दी है, क्या फैसले रहे हैं? देखिए, प्रमुख तौर पर देखिए 3 जो विभाग हैं सरकार के, वहाँ पर आज जो है खास तौर पर जो मंजूरी दी गई थी धामी सरकार के कैबिनेट द्वारा, जिसमें पशुपालन विभाग है, साथ में जो पर्यटक विभाग है और साथ में देखिए जो सहकारिता विभाग यानी कि कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट है, उस इन तीनों पे खास तौर पर देखिए प्रमुख बिंदु पर जो है काम आज फैसले लिए गए हैं धामी सरकार के द्वारा। अगर पर्यटक विभाग की बात करी जाए खास तौर पर देखिए, क्योंकि चारधाम यात्रा चल रही है, सीजन चल रहा है, ऐसे में कई सारे मंदिर ऐसे हैं चारधाम के अलावा जहाँ पर कई सारे श्रद्धालु आ रहे हैं। तो सरकार का देखिए एक प्रयास ये भी है कि देखिए आने वाले समय में जो बाकी मंदिर हैं, खास तौर पर कई अन्य ऐसे मंदिर जो अलग अलग इलाकों में है, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो पर्यटक आ रहे हैं उनकी संख्या बढ़े। अगर देखिए मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं तो तकरीबन देखिए जो कार्तिक स्वामी मंदिर है उत्तराखंड का, वहाँ पिछले साल 4 लाख श्रद्धालु आए थे। इस साल तकरीबन 6 लाख के आसपास जो है श्रद्धालु आए हैं। तो सरकार ये प्रयास कर रही है। साथ ही देखिए क्योंकि जो बद्रीनाथ धाम है वहाँ पे जो आईएसबीटी है, वहाँ पर भी आर्ट वर्क करने की जो मंजूरी जो है वो सरकार की ओर से आज कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इसी के अलावा देखिए अगर पशुपालन विभाग की बात करी जाए तो पशुपालन विभाग में जो सब्सिडी मिला करती थी गाय के लिए अनुसूचित जाति के लोगों को, यानी कि जो शेड्यूल कास्ट से आते थे लोग, उनको गाय खरीदने के लिए तकरीबन 90% की सब्सिडी जो है सरकार मुहैया कराती थी।
उसी के साथ डेयरी विभाग की जो गंगा योजना है, इन दोनों को अब एक करने की बात जो है यहाँ सामने आ रही है। सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि देखिए दोनों ही योजनाओं को एक कर दिया जाएगा। हालांकि दोनों को मर्ज करने के बाद कितनी सब्सिडी दी जाएगी, इस पर अभी कोई खास मोहर नहीं लगी है। वो आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकती है जब आगे कैबिनेट की और बैठकें होंगी। तो पशुपालन विभाग की ओर से खासतौर पे ये एक और बड़ा फैसला है। इसी के साथ पशुपालन विभाग ने देखिए एक और फैसला ये लिया है कि देखिए जो प्रसार अधिकारियों के 429 पद थे, उनमें जो ट्रेनिंग का समय होता था उसको 2 साल से घटाकर 1 साल कर दिया गया। जैसे कि बंशीधर तिवारी बता रहे हैं कि देखिए शुरू से लेकर अंत तक, यानी कि आपके पेपर कराने से लेकर आपकी नियुक्ति तक का जो पूरा समय है उसमें 4 साल की अवधि लगती थी। अब उसको घटाकर ट्रेनिंग का जो समय है 2 साल से घटाकर 1 साल कर दिया गया है। वहीं सहकारिता विभाग की बात करी जाए, क्योंकि ऑडिट एक सबसे बड़ी समस्या रहती है डिप्टी रजिस्ट्रार्स के लिए, तो सहकारिता विभाग में लेवल 11 के तहत देखिए नए पद को जो है वो लाया गया है, जिससे ब्लॉक लेवल पर और जिले लेवल पर जो है ऑडिट अब सरकार करते हुए आगे नजर आ सकती है। दिग्विजय समृद्ध, हम लगातार देख रहे हैं पिछली कैबिनेट की बैठक में भी कुछ पदों को स्वीकृत करने की बात की गई थी, नए पदों को सृजित करने की बात की गई थी, चाहे वो यूके SSSC में रहे हों या फिर आज सहकारिता विभाग में हम देख रहे हैं। तो एक तरफ से ये भी कहा जा सकता है कि फोकस कहीं ना कहीं रोजगार के नए पदों को सृजित करने पर भी सरकार का इस समय नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए रोजगार के ऊपर कहीं ना कहीं जो है धामी सरकार यहाँ पर फैसले लेते हुए नजर आ रही है। पिछली कैबिनेट की बैठक में और अब इस कैबिनेट की बैठक में भी कहीं ना कहीं जो पद हैं उनको बढ़ाने की बात की गई है, या फिर देखिए जो ट्रेनिंग का जो पीरियड है, यानी कि जहां 2 साल आपको लगते थे उसको घटाकर भी 1 साल करने की बात की जा रही थी। यानी कि कहीं ना कहीं देखिए एक प्रयास जो सरकार कर रही है कि जितनी रोजगार के अवसर प्रदान करे जा सकते हैं लोगों को उतने करे जाएं। साथ ही क्योंकि 3 विभाग खास तौर पर देखिए आज जो है फैसले वो 3 विभागों के लिए थे, जिसमें पर्यटक विभाग, पशुपालन विभाग, डेयरी विभाग, पशुपालन विभाग एक ही हो गया। इसी के साथ देखिए जो कॉर्पोरेटिव यानी कि जो सहकारिता विभाग है, इन तीनों में खास तौर पर जो फैसले लिए गए हैं। और अगर रोजगार की बात करी जाए तो पशुपालन विभाग में जो समय सीमा घटाई गई है ट्रेनिंग की, और यहाँ पर सहकारिता विभाग में जो डिप्टी रजिस्ट्रार्स के जो लेवल 11 की जो एक नियुक्ति शुरुआत करने की बात की गई है, जिससे कहीं ना कहीं जो लेवल है जिले के और ब्लॉक के, वहां पर अब जो है ऑडिट कराते हुए सरकार आगे नजर आएगी। ये देखिए तमाम तरह की बातें कही है। बहुत बहुत शुक्रिया समृद्ध इस पूरी जानकारी के लिए। तो समृद्ध मिश्रा देहरादून से हमारे संवाददाता जो जानकारी दे रहे थे कैबिनेट की इस ब्रीफिंग के ऊपर, क्या कुछ फैसले कैबिनेट के द्वारा लिए गए हैं। रुक करते हैं खबरों का। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस जातियों में घमासान कर जनगणना के मुद्दे पर देश को गुमराह कर रही है। जहां 2026 से शुरू होने जा रही जनगणना के 4 राज्यों में उत्तराखंड भी एक राज्य है, वहीं प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि कांग्रेस ने अहमदाबाद अधिवेशन में ऐलान किया था कि अगर सरकार नहीं करवाएगी तो कांग्रेस जन आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार कांग्रेस की मांग के आगे झुकी है और जनगणना होने से कई वर्ग के वंचित लोग जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको न्याय मिलेगा। देखिए, जातीय जनगणना कांग्रेस का एक बड़ा मुद्दा, और कांग्रेस ने अपने अहमदाबाद राष्ट्रीय अधिवेशन में जो न्याय पथ एक अपना प्रस्ताव पारित किया था, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा था वो जातीय जनगणना का था। कांग्रेस ने ऐलान किया था कि अगर केंद्र की सरकार जातीय जनगणना नहीं करवाएगी, पूरे देश में कांग्रेस आंदोलन करेगी। हमें खुशी है सरकार कांग्रेस की मांग के आगे झुकी और अंतोगत्वा जातीय जनगणना का फैसला हुआ। जातीय जनगणना शुरू हो रही है पूरे देश में, और जिन 4 राज्यों में शुरुआत होगी उसमें उत्तराखंड भी पहला राज्य है। मैं समझता हूँ कि जातीय जनगणना होने से पूरे देश के अंदर जो अलग अलग पूरे जातीय समूह हैं, उनमें जो वंचित लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, अलग अलग रूप से जो पिछड़े हुए हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जिनको न्याय नहीं मिल पाया है इतने लंबे समय, जब जातीय जनगणना हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और उनको हर तरह का न्याय। वहीं बारिश के मौसम के साथ ही डेंगू का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। राजधानी देहरादून में इससे बचाव और तैयारियों के बारे में सीएमओ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि मई महीने से पहले ही इसकी तैयारी शुरू हो चुकी थी। वहीं लार्वा को खत्म करने को लेकर छिड़काव भी लगातार किया जा रहा था। साथ ही अगर कोई केस पाया जाता है तो नगर निगम की टीम के माध्यम से सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल 90 के आसपास डेंगू के मरीज मिले हैं, जिनमें 54 देहरादून के और अन्य बाहर के मरीज शामिल हैं। डेंगू का मई के स्टार्टिंग से ही तैयारियां शुरू कर दी थी, और उसमें लगातार आशाओं के द्वारा हाउस टू हाउस सर्वे करना, जो हमारे डेंगू वॉलंटियर्स हैं जो कि 100 यहाँ देहरादून में है नगर निगम और 40 ऋषिकेश नगर निगम में है, इनके द्वारा लगातार हाउस टू हाउस जाके सर्वे, लाइव साइडल दवाई का स्प्रे,
करना और लार्वा को फाइंड आउट करना और उसको डिस्ट्रॉय करना, ये लगातार जो है वो कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा जब भी कहीं लार्वा पाया जाता है या कोई केस पॉजिटिव पाया जाता है तो हमारी जो नगर निगम की जो टीम है उसके माध्यम से वहाँ पे लाइव सेट वगैरह स्टे कराया जाता है, फॉगिंग कराई जाती है और जिस घर में केस पॉजिटिव आ जाता है उस केस को मच्छरदानी उपलब्ध कराना, ऑल आउट उपलब्ध कराना। वहीं देहरादून को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए नगर निगम और पीडब्ल्यूडी ने मिलकर कार्य करने शुरू कर दिए हैं, जिसकी जानकारी देते हुए देहरादून के महापौर सौरभ थपलियाल ने बताया कि निगम प्लास्टिक पीडब्ल्यूडी को देगा, वहीं पीडब्ल्यूडी निगम को 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से ये प्लास्टिक खरीदेगा, जिसका उपयोग सड़क या पुल निर्माण जैसे कार्यों में किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि एक अच्छी पहल है, जहां अब तक 400 किलो से अधिक प्लास्टिक निगम की ओर से विभाग को दिया जा चुका है। अच्छी पहल और एक नई पहल जो है नगर निगम और पीडब्ल्यूडी के दोनों के समन्वय से शुरू हुई है, जिसमें कि नगर निगम जो है प्लास्टिक जो है वो पीडब्ल्यूडी को देगा और पीडब्ल्यूडी प्रति किलो 10 रुपए के हिसाब से वो नगर निगम को उसके लिए पे करेगी और जिसका उपयोग कि जिस प्लास्टिक का उपयोग वो सड़क निर्माण में, कहीं ब्रिक बनाने में, ऐसी जगहों पे प्रयोग में लाएगी। तो उसके लिए 400 किलो जो है नगर निगम प्लास्टिक जो है अभी तक वो दे चुका है पीडब्ल्यूडी को और इसमें कुछ नया डाटा आना शेष है। ये 400 किलो की तो अब मैं बात कर रहा हूँ, ये 4-5 दिन पुरानी बात है, तो अब मुझे लगता है निश्चित तौर पे और वो ये जो है इसकी संख्या बढ़ गई होगी और इतना फिलहाल हम प्लास्टिक जो है अब पीडब्ल्यूडी को दे चुके। अच्छी पहल और खबर हल्द्वानी से। हल्द्वानी पुलिस ने टांडा जंगल में मिले भूगेंद्र सिंह चौहान की हत्या का खुलासा कर दिया है। इस मामले में मुख्य आरोपी बालम सिंह बिष्ट सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी सिटी प्रकाश चंद्र ने बताया कि 11 जून को मिले अज्ञात शव की पहचान भूगेंद्र सिंह के रूप में हुई थी। वहीं जांच में सिर पर चोट के निशान मिले थे, जिससे हत्या की आशंका हुई। पैसों के लेन देन में विवाद के चलते बालम सिंह ने अपने 2 साथियों हरीश नेगी और उमेश सिंह भोरा के साथ मिलकर भूगेंद्र की हत्या कर दी थी। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त डंडा भी बरामद कर लिया है। पर पुलिस ने तफ्तीश शुरू की थी। सर्वप्रथम तो इसकी शिनाख्त के प्रयास किए गए। अंततः इसकी शिनाख्त भूगेंद्र सिंह गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ के रूप में हुई। इसके पुत्र करण चौहान द्वारा इसकी शिनाख्त की गई। उनके द्वारा तहरीर के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और इसका हत्यारों का पता लगाने का हमने टीम बनाई, जिसमें सीयू सिटी के नेतृत्व में टीमें बनी थी, जिसमें कि SHO हमारे हल्द्वानी, SSI, हमारी सर्विलांस टीम और हमारे CCTV के जो वो हैं काफ़ी सर्च करने के बाद अंततः 3 हत्यारे पकड़े गए। इसमें मुख्य अभियुक्त बालम सिंह बिष्ट हैं, दूसरा हरीश नेगी और एक उमेश बोरा इसमें शामिल। मेन कारण जो आया निकल के ये है कि पैसों का लेन देन था। पैसे इन्हें देने पड़े हैं, इसलिए इन्होंने इसको पेमेंट देने के बहाने बुलाया। वहीं पर इसके लकड़ी के डंडे से पीछे सिर पे वार। उधम सिंह नगर के शक्ति फार्म गुरुग्राम के विश्वजीत विश्वास अब एक जाने माने कलाकार बन गए हैं। विश्वजीत ने बताया कि उन्होंने 5 साल पहले जब वो इंटरमीडिएट में थे, पढ़ रहे थे, तभी से पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया था। शुरुआत में ही उन्होंने महसूस किया कि वो अच्छी पेंटिंग बना रहे हैं। अपनी कला को और निखारने के लिए उन्होंने स्थानीय कलाकारों से सलाह ली, जिन्होंने उन्हें दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज में दाखिला लेने की सलाह दी। अब विश्वजीत बेहद खूबसूरत पेंटिंग बनाते हैं और शक्ति फार्म क्षेत्र के बेहतरीन कलाकारों में उनका नाम शुमार है। पेंटिंग तो मैं कम से कम 5 साल से कर रहा हूँ और मैं जब गांव में था यहाँ पे, अभी तो दिल्ली में कोर्स कर रहा हूँ मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो क्या उत्तराखंड में अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत नानकमत्ता में एक अवैध निर्माण पर सरकारी पीला पंजा चला। इस दौरान उपजिलाधिकारी सितारगंज, तहसीलदार और स्थानीय पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद रहे। उपजिलाधिकारी सितारगंज रविंद्र जवाठा ने बताया कि इस निर्माण को पहले भी ढाया गया था, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने इसे दोबारा बना दिया था। अतिक्रमणकारियों से इस संबंध में जवाब मांगा गया है, लेकिन वो न तो कोई ठोस आदेश दिखा पाए और न ही कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत कर पाए, जिसके चलते ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। उन्होंने आगे ये भी बताया कि पूरे उत्तराखंड में अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी है और उधम सिंह नगर में भी किसी भी तरह का अतिक्रमण बख्शा नहीं जाएगा। पंचायत के द्वारा इनको जो है 2023 में ये कार्रवाई करी गई थी, नोटिस दिया गया था, जिसके क्रम में एक बार पूर्व में भी कुछ दुकानें ध्वस्त करी गई थी।
अभी वर्तमान में भी इनको किसी भी न्यायालय से कहीं से भी किसी प्रकार का स्टे प्राप्त नहीं है। इसी क्रम में इनको नोटिस भी दिए गए थे, समय पूरा होने के उपरांत इनके द्वारा स्वयं नहीं हटाया गया, तो जिला पंचायत और हम लोगों ने मिलीजुली कार्रवाई करते हुए आज अतिक्रमण ध्वस्त कराया। अतिक्रमण प्रदेश में ही चल रहा है। हमारे उधम सिंह नगर में जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार हम ये कार्रवाई सभी जगह कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पर भी अतिक्रमण पाया जाता है उसको नियमित रूप से हटाया जा रहा है। ये हमारी जमीन थी यहाँ पर, उन्होंने अब यहाँ पे कब्जा किया हुआ था काफ़ी साल पहले से। तो एक बार ये पहले भी हटाया था 2023 में, लेकिन इसके बाद इन्होंने फिर दोबारा लगा दिया, तो उसी को तोड़ा जा रहा है। ये फिलहाल जहाँ हमारी ज़मीन है ना वहाँ पे चलाएंगे, बाकी तो तहसील या जो विभाग होगा, जो जिस विभाग के जहाँ पे है वो अपना अपना देख रहे होंगे। खबर हरिद्वार से। हरिद्वार के पुराना रानीपुर मोड़ से ऋषिकुल विद्यापीठ तक कोई भी सरकारी सुलभ शौचालय पार्किंग नहीं है। इस कमी से व्यापारियों और ग्राहकों में भारी रोष है। पहाड़ी महासभा के अध्यक्ष तरुण व्यास ने इस पर चिंता जताते हुए कहा कि क्षेत्र में 500 से 700 दुकानें और प्रतिदिन हजारों लोग आते रहते हैं। वहीं शौचालय और पार्किंग न होने से भारी असुविधा होती है। साथ ही पुलिस वाहनों का चालान भी करती है। व्यापारियों और ग्राहकों ने प्रशासन से तत्काल सुलभ शौचालय और पार्किंग निर्माण की मांग की है। मेरी दुकान रानीपुर मोड़ पे ही है और यहाँ बहुत बड़ी दिक्कत है। एक तो पार्किंग की, पार्किंग यहाँ बिल्कुल नहीं है। पार्किंग आदमी खड़ा करे 2 मिनट, सीसी वाले आ जाते हैं, चालान काट के चले जाते हैं। आदमी कस्टमर आया कुछ सामान लेगा तो उसे 5 मिनट भी नहीं खड़े होने देते। नंबर 1 तो यहाँ बहुत बड़ी समस्या है पार्किंग की। दूसरी, शौचालय नहीं है यहाँ आसपास कहीं ना, या तो शौचालय उस मोड़ पे है या तुम्हारा ऋषिकुल चौक पे है। तो यहाँ शौचालय की बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा व्यस्त क्षेत्र है। ये रानीपुर मोड़ जो है बड़ा व्यस्त क्षेत्र है। इस क्षेत्र में एक शौचालय का भी इंतजाम नगर पालिका को इनको करना चाहिए। ये बहुत दिनों की, बहुत सालों की समस्या है। इस समस्या को इन लोगों को हल करना चाहिए। बार बार हम लोगों ने 1-2 बार कहा भी है, लिखा भी है, फिर भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। देखिए, पार्किंग की व्यवस्था के लिए तो हमने पहले भी कई बार आवाज़ उठाई, लेकिन कोई व्यवस्था बन नहीं पाती। अभी भी आप देखें सामने ही गली में पूरी की पूरी पता नहीं कहाँ की गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हो जाती हैं, और शौचालय की सुविधा यहाँ पे कई वर्षों से नहीं है। जबकि चाहें तो ये पीछे यहाँ पे जगह पड़ी हुई है फाटक के पास, वहाँ पे शौचालय बन भी सकता है, जिसकी बहुत जरूर आवश्यकता है यहाँ के लोगों को, क्योंकि यहाँ पे खुले में शौच करते हैं। एक तरफ तो नारा दिया जाता है कि स्वच्छता का, और खुद ही उसी पे वही लोग जाके वहाँ पे खुले में शौच करते हैं, जो कि बहुत ही दुखनीय बात है। पुराना रानीपुर मोड़ से लेके ऋषिकुल विद्यापीठ तक यहाँ पे आप ये मान के चलिए 500 से 700 व्यापारियों की दुकानें हैं, प्रतिष्ठान है अपने, और कम से कम डेली यहाँ पे 2 से 2,500 या 3,000 के आसपास कस्टमर भी यहाँ पे आता होगा। लेकिन एक बहुत बड़ी यहाँ की दिक्कत शुरू से चली आ रही है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी तरह का कोई शौचालय नहीं है। हमने जहाँ भी मतलब जहाँ से जाना पड़ता है, अगर किसी को थोड़ी देर के लिए अगर टॉयलेट जाना है तो आप ये मान के चलिए रेल की पटरी पे या इधर उधर कहीं किसी प्राइवेट। रुड़की के भगवानपुर स्थित आरोग्य अस्पताल में डॉक्टर अमोल गायकवाड़ पर एक मरीज को ऑपरेशन के बाद दर्द की शिकायत करने पर अस्पताल से बाहर निकालने का आरोप लगा है। मरीज की नली और ड्रिप जैसे उपकरण बीच में ही निकाल दिए गए। वहीं तीमारदारों से भी धक्का मुक्की की गई। हंगामा बढ़ने पर अस्पताल प्रबंधन ने मरीज को वापस इमरजेंसी में भर्ती किया। वहीं कांग्रेस विधायक ममता राकेश और ग्रामीणों ने डॉक्टर के इस रवैये की शिकायत कर सीसीटीवी फुटेज जांचने की मांग की है, जिसके बाद अस्पताल के जीएम NK श्रीवास्तव ने घटना की जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कंपाउंडर ने सजा कहा हुआ है। अच्छा, बस मेरा बोलना बहुत तेज। अच्छा, सारी खड़ा नहीं हो जाएगा। मरीज किसे पता हो जाएगा, मरीज किसे पता हो जाएगा, मुझे तो पता हो जाएगा। बनती जनती को सही बात, बस घी वहाँ पूरी सब मरीज सब लोगों को। अच्छा, गालियाँ दी जी, गालियाँ बदतमीजी तो बाहर निकाल के फेंक दिया जी, बाहर काट दिया, बाहर वो काट दिया हो। देखिए, आरोग्यम पेशेंट के लिए है, और हम इस एरिया में जैसे आप बोल रहे हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, और हम हमेशा ही अच्छा करते हैं। अच्छा इलाज, अच्छी व्यवस्था, उस पर हम हमेशा ही प्रयासरत हैं। और हम किसी भी आदमी को किसी भी रूप से कहीं भी परेशान होने देना नहीं चाहते। आरोग्यम का ही उद्देश्य है कि जो आए उनका अच्छे से। सिकरोडा से पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया था कल ऑपरेशन हुआ उनका। सुबह डॉक्टर अमोल के द्वारा कोई मिसबिहेव उनके साथ किया गया। सूचना मिलने पर मैं यहाँ पहुँची और मैंने डीएम से बात की। डीएम ने घटना पर खेद व्यक्त किया। असल में आरोग्य में एक हमारे आसपास का एक हॉस्पिटल है जहाँ
गरीबों को मदद मिल जाती है। और यही एक हॉस्पिटल है जहाँ आयुष्मान चलता है, गरीब आदमी यहीं आ सकेगा, बाकी डॉक्टर की तो फीस नहीं दी पाती है, वहाँ खर्चा नहीं उठाया जा सकता। लेकिन जो है जब हम भी यहाँ, वो हमारे गांव के थे, उनके अपने टांग टूट गई यहाँ स्टैंड में, और यहाँ लाए तो कल उनका ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन करने के बाद जो था डॉक्टर को उन्होंने वहाँ वार्ड में रख दिया। तो हम सुबह देखने आए तो उन्होंने दर्द हो रहा था, तो उन्होंने दवा मांगी होगी नर्स ने डॉक्टर को बताया। जब राउंड पे डॉक्टर आया, मैं वहाँ खड़ा था, तो वहाँ जो था नर्स ने उन्हें बताया कि दवा मांग रहे हैं, तो डॉक्टर उनके साथ बदतमीजी क्यों नहीं, कहा निकालो इसे बाहर, निकाल दो, इसे डिस्चार्ज कर दो, बाहर फेंक दो, और सारी नली वगैरह निकाल गए। मुक्तेश्वर में तिरपाल और कालीन बेचने गए मुजफ्फरनगर के मोहम्मद वसीम और फरदीन पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। हमले में वसीम के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं, जबकि फरदीन किसी तरह से जान बचाकर भाग गया। हमलावरों ने उनकी गाड़ी, कालीन, तिरपाल और लगभग 5,000 रुपए भी लूट लिए। पीड़ितों ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाने में तहरीर दी है। इस घटना से भयभीत व्यापारी मुक्तेश्वर वापस जाने से इनकार कर रहे हैं। लोगों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। चूली से आगे मैं फेरी करने के लिए गया था और उन्होंने मेरे से आधार कार्ड मांगा, सत्यापन मांगा। मैंने सत्यापन दिया, आधार कार्ड दिया, उन्होंने वो फाड़ दिया। फिर वहाँ आगे जाने के बाद गाड़ी के आगे पत्थर खड़े लगा के और पिकअप लगा के मेरे से फिर वहाँ मारपीट करी गई और मेरी पूरी गाड़ी तोड़ी गई। गाड़ी में आग लगाने की कोशिश भी करी गई। उन्हें पेट्रोल नहीं मिला तो फिर मेरे पे उन्होंने धारदार हथियार से वार किया, क्योंकि यहाँ पे मुसलमानों का सख्त आना मना है। ये मेरे पाँव भी घायल कर रखे हैं। और फिर उन्होंने थोड़ा बहुत जो हमारे पास माल था वो भी छीन लिया, और थोड़े बहुत पैसे थे मेरे पॉकेट के अंदर, वो भी उन्होंने छीन लिए। वो जानलेवा हमला कर रहा था सीधा से। मैंने उसको दादी कह के हाथ पैर भी जोड़े, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे छोड़ दे। मेरी वाइफ 9 महीने की महिला है, गर्भवती महिला है, मेरा 1 महीना रह रहा है, मेरे पे रहम कर, करम कर। फिर भी नहीं माना वो, फिर भी जानलेवा हमला कर रहा था बिल्कुल, और मेरी गाड़ी पे धारदार हथियार से। वहीं चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने त्यूणी थाने का घेराव कर पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। ये मामला एक सेना के जवान के साथ पुलिसकर्मियों की कथित बर्बरता से जुड़ा हुआ है, जिस पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 2 कांस्टेबलों को सस्पेंड कर दिया है। हालांकि विधायक प्रीतम सिंह ने इस कार्रवाई को नाकाफी बताते हुए प्रदर्शन जारी रखने की बात कही और अपने समर्थकों के साथ थाने का घेराव कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रीतम सिंह ने मामले को सदन में उठाने और हाईकोर्ट तक ले जाने की बात कही है। त्यूनी थाना पुलिस अधिकारियों द्वारा, पुलिस के सिपाहियों द्वारा सेना के एक जवान के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उनके साथ मारपीट की गई और उनके साथ मारपीट करते हुए बल के माध्यम से माफीनामा भी जो है लिखवाया गया। इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और कहना चाहते हैं कि जब सेना के जवान के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार हो सकता है तो आम आदमी की क्या हैसियत रह जाएगी। ये हालत है कि पहले थाने में जो है उनके साथ अभद्र व्यवहार, उनके साथ मारपीट, और जब अस्पताल ले गए वहाँ पर भी जो है उनके साथ मारपीट। पुलिस के लोग शराब के नशे में जो है चूर थे, क्योंकि अब पुलिस का मेडिकल तो हो नहीं सकता। अगर हम जैसा कोई आदमी होता तो हम मेडिकल उनका भी कराते। पुलिस के लोग नशे में चूर थे और अक्सर नशे में चूर होकर के बाजार के अंदर उत्पात मचाने का काम करते हैं। इसलिए आज हमने धरना दिया है, थाने का घेराव किया है और कहा है कि यदि समुचित कार्रवाई नहीं की गई तो हम न्यायालय के माध्यम से, हम धरना प्रदर्शन के माध्यम से, सदन के माध्यम से भी जो है इस प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था। हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र के मुलदासपुर उर्फ माजरा में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगने से एक व्यक्ति की हालत नाजुक बताई जा रही है, जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं सूचना पर बहादुराबाद, मायापुर, सिडकुट समेत अन्य जगहों से दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। आपको बता दें कि पटाखा फैक्ट्री में आग लगने पर एक बड़ा धमाका हुआ, जिसके बाद फैक्ट्री परिसर में अफरा तफरी मच गई और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फैक्ट्री में आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया।
आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। घटना की सूचना जैसे हम लोगों को मिली, हम लोगों ने 4 गाड़ियां जो भेजी, एक रुड़की से, एक फायर स्टेशन बहादुराबाद से, सिटकुल से और मायापुर से। और गाड़ियां पहुंची हमारी, एक रास्ते में फंस गई थी जो सबसे पहले आई, उसको निकलवा करके फिर हम लोग पहुंचे जो है और फायर फाइटिंग का काम प्रारंभ किया। और इसमें 5 गायें जो की डेथ हो चुकी है और वहीं हरिद्वार में इस बार आरटीओ विभाग की तरफ से एक सिक्योरिटी अधिकारी को तैनात किया गया है जो कार्यालय में आने वाले सभी लोगों की जांच करेंगे। इस दौरान ये पता लगाया जाएगा कि कौन आरटीओ कार्यालय में अपना काम करवाने आया है और कौन यहां पर दलाली करने आया है। दरअसल पिछले कई सालों से हरिद्वार के आरटीओ विभाग में यह सवाल उठ रहा था कि यहां दलालों का एक बड़ा अड्डा बन चुका है, जिससे सरकार और जनता के बीच का सीधा संवाद टूट रहा था। इसी के चलते हरिद्वार के नए उप संभागीय परिवहन अधिकारी निखिल शर्मा ने फैसला लिया है कि अब आरटीओ कार्यालय में किसी भी दलाल की एंट्री नहीं होगी और अगर कोई दलाल पकड़ा गया तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। कार्यालय का गेट बंद नहीं किया जाए, जो एंट्री है वो रिस्ट्रिक्टेड की गई है। हमारा जो इसके पीछे मुख्य उद्देश्य है कि अनऑथराइज्ड जो लोग हैं वो कार्यालय में एंटर ना कर पाए, सिर्फ वही लोग एंटर करें जिनका कार्यालय में काम है। इसके लिए हमने वहाँ पे पहले से जो हमारे गार्ड थे उनके साथ हमने ऑफिस का भी स्टाफ वहाँ पे डेप्यूट किया है कार्यालय आदेश निकाल के, जो कि हर कोई भी व्यक्ति जो भी कार्यालय के अंदर आना चाहता है उनकी सारी डिटेल्स रजिस्टर में मेंटेन होती है। और जब उनका कोई कार्य होता है, उनकी खुद की गाड़ी होती है, उनका खुद का डीएल का कोई कार्य है, तभी उनको अंदर आने का ऑथराइज करते हैं। और व्हीकल पार्किंग भी, जो भी पर्सनल व्हीकल पार्किंग है, तो उसको भी हम लोग एनकरेज कर रहे हैं कि वो हमारे कार्यालय के बाहर काफी पार्किंग स्पेस है, तो वो सारी व्हीकल्स भी जो आगंतुकों की है वहीं पे पार्क हो जाए अंदर, जिससे कि जिस तरह से रिस्ट्रिक्टेड अनऑथराइज्ड लोगों की जो एंट्री है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाए। ऐसे बीच में काफी शिकायतें आ रही थी कि जिन लोगों के कार्य नहीं भी होते हैं कार्यालय में, वो भी कार्यालय में घूमते रहते हैं, तो ये पहल। खबर उत्तराखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।